डियर साथियों, नमस्कार। माय नेम इज़ डॉक्टर एस.के. शर्मा। आई एम एन असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ इंग्लिश। आपका ये 7 बजे वाली क्लास में स्वागत है। देखिए, जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि हम इस यूट्यूब चैनल पर निःशुल्क पूरा एसटीसी का सिलेबस इंग्लिश का जो 60 नंबर का आता है, 60 मार्क्स का, वो कराने जा रहे हैं। और आपको एक एक टॉपिक पूरा डिटेल में कराया जाएगा और आपको उसमें से कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। इवन प्रैक्टिस भी कराई जाएगी, टेस्ट भी लिए जाएंगे आपके, और ऑल इंडिया रैंक भी आपकी, ऑल राजस्थान रैंक भी आपकी जो है डिक्लेयर की जाएगी। तो आप लोग बहुत ही सिंसियरिटी से ये इंग्लिश के 60 नंबर को अच्छी तरह से पढ़ें। और ये बीएसटीसी वाले बच्चों के लिए तो उपयोगी है ही क्लासेस। इसके अलावा कोई बच्चा 9th में, 10th में, 11th में, 12th में और आगे कोई कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा है जिसमें कि ग्रामर और वोकैबुलरी आती है, उनके लिए भी समान रूप से उपयोगी है। इसमें स्पेशली बीएसटीसी का जो है पूरा का पूरा कोर्स जो है कंप्लीट कोर्स कराया जाएगा। तो आप बहुत ही अच्छी तरह से इस क्लासेस को देखें। और जो भी कोई बच्चा जिसने अभी तक इंग्लिश में कुछ पढ़ा हो या फिर उसके किसी तरीके की मिसअंडरस्टैंडिंग हो, जिसकी वीक है उसको तो करनी है, और जिसको ऐसा लगता है कि हमारी इंग्लिश ठीक है तो वो भी अपने कॉन्सेप्ट्स को और ज़्यादा क्लियर कर लें। देखिए, मुझे 24 इयर्स का एक्सपीरियंस है, 24 साल से मैं इंग्लिश को पढ़ा रहा हूँ। तो उस अनुभव को मैं आपके साथ शेयर करूँगा और मैं चाहता हूँ कि जो भी मैंने 24 साल में सीखा है उस ज्ञान को, उस नॉलेज को निःशुल्क मैं सारे के सारे बच्चों को प्रदान करूँ। तो आपकी ड्यूटी बनती है, जो भी बच्चा एसटीसी की तैयारी कर रहा है 12th में, 11th में, उसको ये मैसेज ज़रूर भेजें, ये क्लासेस ज़रूर शेयर करें। और आप भी बिल्कुल 7 o'clock पर 7 बजे फिक्स क्लास में आ जाएं और क्लास को अच्छी तरह से सुनें और अच्छी तरह समझें और अपने नोट्स बना लें। और कोई भी यदि किसी को दिक्कत भी आए, उसके बाद भी किसी को दिक्कत आए, तो आप मुझे मेरे इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं और मैसेज करके मुझे बता सकते हैं, ठीक है। देखिए, मेरे यहाँ से पढ़े हुए हज़ारों बच्चों का 2nd ग्रेड, 3rd ग्रेड और 1st ग्रेड में सिलेक्शन हुआ है। ओके, मैं खुद 2nd ग्रेड में सिलेक्ट हुआ अच्छी रैंक के साथ। उसके बाद मेरा स्कूल लेक्चरशिप में अच्छी रैंक के साथ सिलेक्शन हुआ। उसके बाद असिस्टेंट प्रोफेसर कॉलेज लेक्चरशिप की जो एग्ज़ाम है उसमें मेरा पूरे राजस्थान में 6 रैंक के साथ सिलेक्शन हुआ। मैंने पीएचडी कर रखी है इंग्लिश में, नेट सेट। तो ये सारा का सारा अनुभव, सारा का सारा नॉलेज मैं चाहता हूँ कि मैं निःशुल्क रूप से बच्चों को प्रेषित करूँ, जिससे कि कोई भी बच्चा इंग्लिश की वजह से उसका चयन नहीं रुके, उसका सिलेक्शन ना रुके। मेरी यही मुहिम है और इस मुहिम में आप सब लोग मेरा साथ दें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इस मैसेज को दें, ज़्यादा से ज़्यादा इन क्लासेस को शेयर करें, जिससे कि सभी तक ये क्लासेस पहुंच सकें। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारी क्लासेस। देखिए, सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा ज़्यादा डिटेल में बात नहीं करेंगे सिलेबस के बारे में, क्योंकि सिलेबस जो है मैं एक बार एक क्लास में समझा चुका हूँ। ओके, तो ये आपके जो सिलेबस में जो टॉपिक है, मैं ये बता देता हूँ कि आपको ये बीएसटीसी का जो सिलेबस है हर क्लास के लिए इंपॉर्टेंट क्यों है। देखो, ये जो टॉपिक है कॉम्प्रिहेंशन, ये आपका 9th, 10th, 11th, 12th और आगे सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है। इसी तरीके से स्पॉटिंग एरर, ये भी सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है। नरेशन प्रपोजिशन आपको पता है 9th, 10th, 11th, 12th और आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी है। नरेशन मतलब डायरेक्ट इंटरेक्ट। उसके बाद आर्टिकल है, कनेक्टिव्स है, करेक्शन ऑफ सेंटेंस है, काइंड ऑफ सेंटेंसेस हैं, सेंटेंस कंप्लीशन है, ये सारे के सारे टेंस हैं। ये सारे के सारे टॉपिक आपको 9th से 12th तक पढ़ते हो, लेकिन वो आपके वीक रह जाते हैं, इसलिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको दोबारा नए सिरे से पढ़ना पड़ता है। लेकिन अब ऐसी प्रॉब्लम नहीं आएगी और जो भी 9th से 12th तक के बच्चे देख रहे हैं उनके अभी क्लियर हो जाएंगे। और एसटीसी की जो तैयारी कर रहे हैं उनके 60 नंबर बिल्कुल आप अच्छी तरह से सारी क्लासेस को सुने, नोट्स बनाएं और सारे के सारे टेस्ट दें, आपको कहीं दिक्कत नहीं आएगी 60 नंबर में। इसके अलावा आपका वोकैबुलरी है, सिनोनिम, एंटोनिम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, स्पेलिंग एरर्स। तो इन सारे टॉपिक को, एक एक टॉपिक को हम टॉपिक बाई टॉपिक लेंगे, उसको पढ़ेंगे, उसकी एक्सरसाइज करेंगे और फिर टॉपिक बाई टॉपिक टेस्ट भी होगा आपका। ओके, टेस्ट जो है, आपको टेस्ट देने के लिए आपको ये ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, LINGUA, लिंगुआ फ्रैंका। ठीक है, ये ऐप जो है आप प्ले स्टोर से आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। आपको जितना भी मैं पढ़ा रहा हूँ सब कुछ उसकी PDF नोट्स मिलेंगे आपको। ये सब कुछ जो भी पढ़ा रहा हूँ आपको ऐसा नोट्स भी मिलेंगे आपको, और वो भी निःशुल्क नोट्स मिलेंगे। उसके लिए टेलीग्राम चैनल है, उस पर टेलीग्राम चैनल पे मैं नोट्स भेजता हूँ डेली 7 बजे की क्लास में। जो बच्चे 2 महीने से क्लासेस ले रहे हैं उनको पता है, ठीक है, उस पर बहुत सारे बच्चे जुड़े हुए हैं। तो आप जाके टेलीग्राम चैनल जो है वो है डॉक्टर DRSKENG 2023। इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें और इस पर आपको डेली जैसे ही क्लास खत्म होती है और उसके थोड़ी देर बाद ही आपको सारे के सारे नोट्स PDF फॉर्म में मिल जाते हैं। तो ये फर्स्ट इंट्रोडक्टरी क्लास थी, इसलिए मुझे ये बातें बताना आपके लिए जरूरी था, जिससे कि आप इन क्लासेस का पूरा फ़ायदा उठा सके, टेस्ट भी आप दे सकें
आपके पास पूरे PDF नोट्स भी आ जाएं और आप सारी की सारी क्लासेस को देख सकें। देखिए, हम जो फर्स्ट टॉपिक लेते हैं, हमारा फर्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे आर्टिकल से, ओके, जो आप शुरू से पढ़ते आ रहे हैं। लेकिन देखिए फिर कमी कहाँ रह जाती है, क्यों बच्चों को दिक्कत आती है, क्यों आर्टिकल के क्वेश्चंस को गलत कर देते हैं, वो आपको सबको अभी पता लग जाएगा। देखिए, सबसे पहले एक सिंपल सी बात है भाई, आर्टिकल्स जो होते हैं वो आपके 3 तरीके के होते हैं, ओके। आर्टिकल जो है 3 होते हैं। एक होता है इनडेफिनेट, तो कई लोग इसको इनडेफिनेट बोलते हैं, इनडेफिनेट नहीं, इनडेफिनेट, ध्यान रखना साथ के साथ प्रोनाउंसिएशन पे, इनडेफिनेट, इनडेफिनेट क्या उच्चारण करेंगे? देखो, आप अभी से सीख लें, गलत प्रोनाउंसिएशन करने से आगे आपको बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। आप जब भी किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के बाद इंटरव्यू देने जाते हैं तो आपका बहुत बैड इंप्रेशन पड़ता है। आप किसी के सामने बोलते हैं तो भी बहुत बैड इंप्रेशन पड़ता है। तो प्रोनाउंसिएशन होगा इनडेफिनेट। तो पहला होता है इनडेफिनेट आर्टिकल, और इनडेफिनेट आर्टिकल में आपके आते हैं ए और एन। दूसरा होता है डेफिनेट आर्टिकल, और डेफिनेट आर्टिकल में आता है THE द। इसमें क्या आता है? THE द। और उसके बाद जहां कहीं भी कोई भी आर्टिकल यूज नहीं होता, जिस जगह कोई भी आर्टिकल यूज नहीं होता, उसको बोलते हैं ज़ीरो आर्टिकल। ज़ीरो आर्टिकल का मतलब जहां पर कुछ भी नहीं आए, क्रॉस आए, ओके। ज़ीरो आर्टिकल का मतलब क्या हो गया? जहां क्रॉस आए, कुछ भी नहीं आए, ना ए आए, ना एन आए, ना द आए, ओके। तो आर्टिकल 3 तरीके के हो गए। इनडेफिनेट आर्टिकल जिसमें ए और एन आते हैं, डेफिनेट आर्टिकल जिसमें THE द आता है, और नेक्स्ट ज़ीरो आर्टिकल जहां पर क्रॉस आता है, ओके। अब क्वेश्चन सबसे बड़ा ये उठता है कि भाई आर्टिकल की ज़रूरत क्यों पड़ी, आर्टिकल का यूज़ क्यों किया जाए, ओके। अब आर्टिकल का यूज़ क्यों किया जाए, यदि आर्टिकल, और फिर दूसरी बात, देखो जहां पर आर्टिकल का यूज़ किया जाना है वहां आर्टिकल का यूज़ करना चाहिए, और जहां आर्टिकल का यूज़ नहीं करना है वह नहीं करना चाहिए। इसका मतलब जहां पर आपको ए एन या द लगाना है वह लगाना चाहिए, और जहां कुछ भी नहीं लगाना है वहां कुछ भी नहीं लगाना चाहिए। यदि आपने उल्टा पुल्टा कर दिया तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। इसका मतलब टोटल बात यह है कि आपको ये सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ आर्टिकल, आर्टिकल का उपयोग क्या है, महत्व क्या है, क्यों आर्टिकल इतना जरूरी है। तो देखिए, मैं आपको कुछ क्वेश्चन बताता हूं, उससे आपको समझ में आएगा। देखिए, मैं आपसे कहूं व्हाट इज टाइम, एक मैंने कहा व्हाट इज टाइम। देखो, अब मैंने आपके सामने 2 सेंटेंस लिखे हैं। पहला लिखा है व्हाट इज टाइम और दूसरा लिखा है व्हाट इज टाइम, और दोनों ही सेम सेंटेंस हैं, और यहां पर मैंने ब्लैंक लगाया, ठीक है। अब एक जगह तो मैं कोई भी आर्टिकल नहीं लगा रहा, एक जगह तो मैंने क्या किया, कुछ भी आर्टिकल नहीं लगाया, और यहां पर मैंने जो है THE द आर्टिकल लगा दिया, डेफिनेट आर्टिकल, ठीक है। अब देखिए, पहला सेंटेंस हो गया व्हाट इज टाइम और दूसरा हो गया व्हाट इज द टाइम। अब दोनों के अर्थ में जमीन आसमान का अंतर हो गया, दोनों के मीनिंग में जमीन आसमान का अंतर हो गया। कैसे? जब मैंने किसी से कहा कि व्हाट इज द टाइम, तो इसका मतलब हो गया कि आपकी घड़ी में कितने बजे हैं, आपकी घड़ी में कितना समय हुआ है। जैसे ही मैंने टाइम के आगे THE द लगा दिया तो इसका मतलब हो गया आपकी घड़ी में क्या समय है। व्हाट इज द टाइम का मतलब यहां पर क्या हो गया, बाय योर वॉच, इसका मतलब हो गया बाय योर वॉच, इसका मतलब आपकी घड़ी में कितने बजे हैं। लेकिन यदि मैंने कहा व्हाट इज टाइम, जब मैंने व्हाट इज टाइम का, इसका मतलब हो गया समय क्या है, समय की क्या परिभाषा है। इसका मतलब क्या हो गया, मैं क्या पूछना चाह रहा हूं, समय की परिभाषा। देखो, मैंने किसी से कहा व्हाट इज टाइम, मैंने कहा आर्टिकल नहीं लगाया और मैंने कहा व्हाट इज टाइम, तो इसका मतलब हो गया समय की क्या परिभाषा है। यदि आपको नॉलेज नहीं है, देखो जैसे आप कहीं जा रहे हो और बहुत सारे लोग भी जा रहे हैं, वहाँ पे भीड़ भाड़ कर आपको समय पूछना है, ठीक है, और आपको इंग्लिश नहीं आती ढंग से और भीड़ भाड़ है, वहाँ पे स्टेशन पे जा रहे हो, स्टेशन में लोग इधर उधर भाग रहे हैं, आपने किसी से कहा, सब अपने अपने कामों में व्यस्त हैं,
कोई लाइन में लग रहा है, कोई क्या कर रहा है, आपने उससे कहा व्हाट इज टाइम, और आपने तो सोचा मैं समय पूछ रहा हूँ, तो वो आपकी तरफ घुर रहेगा, ठीक है ना, और आपसे कहेगा आर यू स्टूपिड, या फिर वो कहेगा आई डोंट हैव एनी टाइम, ठीक है, उसने कहा मेरे पास समय नहीं है इस चीज़ का, ठीक है ना, या फिर ये कहेगा मैं बहुत बिजी हूँ। आप सोचोगे यार इसको टाइम बताने में क्या दिक्कत थी, लेकिन आपने ये नहीं समझा कि जब आपने कहा व्हाट इज टाइम, तब आपने क्या कहा, उससे पूछा कि समय की परिभाषा बताइए, समय क्या है। एक आदमी अपने काम में लग रहा है, आप उससे जाकर पूछो ऐसा दार्शनिक प्रश्न कि समय क्या होता है, समय की क्या परिभाषा है, तो वो निश्चित रूप से नहीं बताएगा। ओके, तो आपको ध्यान क्या रखना है कि जब आपने टाइम से पहले THE द लगाया है तो ही उसका मतलब यह है कि आपकी घड़ी में कितने बजे हैं, और यदि आपने द नहीं लगाया तो उसका अलग अर्थ है, तो उसका मतलब होता है समय, काल, वक्त। ओके, तब आपको क्या चीज़ समझ में आई कि आर्टिकल लगाना और नहीं लगाना दोनों से जमीन आसमान का अंतर हो जाता है। आपने केवल द लगाया तभी उसका मतलब हो गया कि घड़ी में कितना समय है, और आपने केवल व्हाट इज के बाद क्या हुआ, जीरो आर्टिकल क्रॉस लगा दिया, तो इसका मतलब आप पूछ रहे हो समय की क्या परिभाषा है, समय क्या होता है। फाइन, एक देखो, जैसे मैं आपसे कहूं आई नो इंग्लिश, और दूसरा मैं कहूं आई नो द इंग्लिश। अब देखो, मान लो पहले सेंटेंस में मैंने कहा आई नो, उसके बाद मैंने इंग्लिश से पहले कोई भी आर्टिकल नहीं लगाया, जीरो आर्टिकल लगाया, इसका मतलब है भाषा की बात कर रहा हूं मैं। किसकी बात कर रहा हूं, भाषा की। इसका मतलब आप कहना चाहते हो मैं अंग्रेजी भाषा जानता हूं। क्या मतलब है, अंग्रेजी भाषा जानता हूं, लेकिन मैंने उससे पहले THE द लगा दिया, मैंने कह दिया आई नो द इंग्लिश, तो इसका मतलब है कि मैं एक अंग्रेज को जानता हूं। यहां पर क्या हो गया, जैसे ही द लगाया तो उसका अर्थ बदल गया, इसका मतलब हो गया अंग्रेज। द इंग्लिश का मतलब क्या हो गया, अंग्रेज, और इंग्लिश का मतलब क्या हो गया, भाषा। ओके, तो आपको यदि ये बताना है कि मैं एक अंग्रेज को जानता हूं तो द इंग्लिश करना पड़ेगा, और आपको ये बताना है कि मैं अंग्रेजी भाषा जानता हूं तो आपको इंग्लिश से पहले कुछ भी नहीं लगाओगे। तो आपने देखा आर्टिकल लगाने और नहीं लगाने से बहुत मीनिंग में चेंज हो जाता है। आप कहां पर द लगाएंगे, कहां ए लगाएंगे, कहां एन लगाएंगे, कहां जीरो आर्टिकल लगाएंगे, यही हमें आर्टिकल में पढ़ना होता है। और इसलिए पढ़ना होता है कि गलत आर्टिकल लगाने से क्या होता है, अर्थ का अनर्थ हो जाता है। ओके, अब देखिए, मैंने आपको बताया आर्टिकल आपके इंडेफिनिट आर्टिकल ए और एन, डेफिनेट आर्टिकल द, और जीरो आर्टिकल जिसमें कि कुछ भी नहीं लगता क्रॉस, वो क्या होता है आपका जीरो आर्टिकल। फाइन, अब देखो, अब आगे हम इसमें देखते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं इनडेफिनेट आर्टिकल। इनडेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग कहां होता है, तो तीन चीजें ध्यान रखना। यदि आपका नाउन इन तीन शर्तों को पूरा कर रहा है, यदि कोई भी नाउन तीन शर्तों को पूरा कर रहा है तो फिर वहां पर हम निश्चित रूप से इनडेफिनेट आर्टिकल लगाएंगे। अब मैं ये बात नहीं कर रहा ए और एन की, ए लगाएंगे या एन लगाएंगे, मैं पूरे इनडेफिनेट आर्टिकल की बात कर रहा हूं, ए या एन कुछ ना कुछ लगेगा। ठीक है, यदि आपका नाउन एक साथ तीन शर्तें पूरा कर रहा हो, मैंने कहा ए नाउन मस्ट फुलफिल का मतलब पूरा करना, द फॉलोइंग कंडीशन, निम्नलिखित शर्तें सिमल्टेनियसली, सिमल्टेनियस का मतलब एक साथ। यदि आपका नाउन एक साथ तीनों शर्तें पूरी कर रहा हो तो उसके आगे क्या लगाओगे, आप इनडेफिनेट आर्टिकल लगाओगे। अब समझिए, बहुत अच्छी तरह समझिए, यहीं से बेसिक चालू होता है। वो गलत तरीके से पढ़ने की वजह से प्रॉब्लम क्रिएट होती है। पहली बात तो आपका नाउन सिंगुलर होना चाहिए, एक वचन होना चाहिए। क्या होना चाहिए, एक वचन। जैसे आप कहते हो CAT कैट, तो कैट एक वचन है और कैट्स क्या है, बहुवचन है। तो आपने कहा, और एक होता है CATS कैट्स, ये बहुवचन है। ओके, तब आप एक कैट कह सकते हो लेकिन एक कैट्स नहीं कह सकते। क्यों, क्योंकि इनडेफिनेट आर्टिकल के लिए आपका नाउन क्या होना चाहिए, एक वचन होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए, एक वचन, तो आपका कैट। ठीक है, दूसरी बात, नाउन काउंटेबल होना चाहिए। अब देखो, काउंटेबल का मतलब आप अभी अपने लेवल पे ये समझ सकते हो, हालांकि ये सही नहीं है, लेकिन फिर भी अपने इस लेवल पर, आप अभी जिस लेवल पे हो STC के लेवल पर, आगे जब हायर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में तो थोड़ा सा अलग बात होती है। अभी ये समझ लो, काउंटेबल मतलब जिसे गिन लें आप बिल्ली को गिन सकते हो, 2 बिल्ली हैं, 3 बिल्ली हैं, 4 बिल्ली हैं, ओके, गिन सकते हो। तो एक तो आपका नाउन सिंगुलर हो, एक वचन हो, एक आपका नाउन काउंटेबल हो, जिसे गिन सको। ठीक है,
एक आपका नाउन अनआइडेंटिफाइड हो। अब ये अनआइडेंटिफाइड को बहुत अच्छी तरह से समझ लीजिए। देखो दो चीजें होती हैं, एक होती है आइडेंटिफाइड और एक होती है अनआइडेंटिफाइड। दो चीजें होती हैं, एक होती है आइडेंटिफाइड और एक होती है अनआइडेंटिफाइड। ओके, आइडेंटिफाइड का मतलब है जैसे कि मान लो आपने किसी चीज की पहले बात कर ली, आपने किसी चीज की पहले बात कर ली तो वो आइडेंटिफाइड हो जाती है। इसका मतलब आप किसी चीज को रिपीट कर रहे हो, आप यदि किसी चीज को रिपीट कर रहे हो तो वो आइडेंटिफाइड हो गई। समझ में आ गया? जैसे रिपीट कर रहे हो, जैसे कैसे, देखो मैंने कहा आपसे देयर वॉज ए किंग, फिर मैंने कहा द किंग वॉज ब्रेव। देखो मैंने ये सेंटेंस लिखा कि देयर वॉज अ किंग, फिर मैंने लिखा द किंग वॉज ब्रेव। अब देखो यदि मैं आपसे कहूं कि मैंने कहा कि देयर वॉज अ किंग, मैंने किंग की बात की, फिर अगली बार जब मैं किंग की बात कर रहा हूं तो ये किंग रिपीट हो रहा है, और रिपीट हो गया तो मतलब ये आइडेंटिफाइड हो गया। रिपीट हो गया तो क्या हो गया? आइडेंटिफाइड हो गया। अब जैसे देखो मैंने आपसे कहा कि यदि आपका कोई भी नाउन रिपीट हो जाता है तो आइडेंटिफाइड, और अनआइडेंटिफाइड यानी जिसकी पहली बार बात कर रहे हो, जिसकी आप क्या कर रहे हो? पहली बार बात कर रहे हो। तो देखो आपने कैट की बात की तो आपका कैट जो है क्या है? सिंगुलर है, काउंटेबल है और अनआइडेंटिफाइड है। अनआइडेंटिफाइड का मतलब आप पहली बार बात कर रहे हो। यदि आप दूसरी बार बात करते, देखो आपने जब यहां पर किंग का था तो किंग की आपने पहली बार बात की थी, लेकिन जब दूसरी बार बात की तो आपका नाउन से पहचान हो गई, नाउन आपका क्या हो गया? आइडेंटिफाइड हो गया। इसलिए आपने ए या एन नहीं लगाया, आपने द लगाया। लेकिन जब आपने पहली बार बात की तो राजा, किंग, किंग नाउन है, सिंगुलर है, सिंगुलर के बाद गिन सकते हो, एक राजा, दो राजा, तीन राजा, काउंटेबल। ओके, तीसरी बात, ओके, तीसरी बात आपने यहां पर किंग की बात पहली बार की है तो आपकी इससे पहचान नहीं थी, आइडेंटिफाइड नहीं था, तो कैसा था ये? अनआइडेंटिफाइड। तो आपका नाउन आइडेंटिफाइड हो गया, अनआइडेंटिफाइड हो गया। यदि आपका नाउन सिंगुलर है, काउंटेबल है और अनआइडेंटिफाइड है तो आप उसके आगे हमेशा क्या लगाते हो? ए या एन लगाते हो। अब आपको एग्जाम्पल से समझ में आएगा। देखो देखिए, अभी हमने बात की थी, आप ए एन का प्रयोग कहां करते हो? यदि आपका नाउन काउंटेबल है तो, आपका नाउन काउंटेबल है तो करते हो, आपका नाउन सिंगुलर है, एक वचन है तो करते हो, और आपका नाउन जो है अनआइडेंटिफाइड है तो। ओके, आपकी यदि ये कंडीशन पूरी करता है तो आप क्या करते हो? ए या एन का प्रयोग करते हो। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? यदि नाउन अनकाउंटेबल है तो नहीं करोगे, नाउन प्लूरल है तो नहीं करोगे, और नाउन आइडेंटिफाइड है तो नहीं करोगे। अब इसको बहुत अच्छी तरह समझ लेना, इस स्लाइड में आपको समझ में आ जाएगा आइडेंटिफाइड और अनआइडेंटिफाइड क्या है। इससे पहले जो बताया था वो केवल एक थियरी थी, अभी एग्जांपल्स के थ्रू आपको समझ में आ जाएगा क्या मतलब है। देखो अच्छी तरह से समझो, मैंने कहा वी ड्रिंक वाटर। अब वाटर काउंटेबल है, अनकाउंटेबल है? पानी, पानी को गिन सकते हो क्या? ऐसे एक पानी, दो पानी, तीन पानी कहते हो क्या? कह सकते हो क्या? नहीं कह सकते ना। तो वाटर कैसा है आपका? अनकाउंटेबल है। ठीक है, यदि आपका नाउन अनकाउंटेबल है, मैंने कहा इनडेफिनिट आर्टिकल इज नॉट यूज्ड, इनडेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। कब? यदि नाउन अनकाउंटेबल है। तो आपका नाउन क्या है? अनकाउंटेबल है, तो यहां पर इनडेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। इसका मतलब ए या एन नहीं लगा सकते। इसमें क्या नहीं लगा सकते? ए और एन नहीं लगा सकते। ठीक है, इसमें क्रॉस लगाते हैं, जीरो आर्टिकल आता है। ठीक है, देखो वी ईट मैंगोज। अब नाउन कैसा हो गया आपका? प्लूरल। नाउन क्या हो गया? प्लूरल। यदि प्लूरल है तो आप लगा सकते हो क्या? मैंने कहा यदि ये सब चीज है तो नहीं लगा सकते, तो प्लूरल है तो भी नहीं लगा सकते आप ए एन, तो यहां पर भी ए एन नहीं लगा सकते। ठीक है, अब आप चीज देखिए, एक चीज यहां पर मैंने कहा वी ड्रिंक वाटर, वाटर अनकाउंटेबल था। ओके, तो हमने क्रॉस लगा दिया। फिर अब देखो इस सेंटेंस में देखो वी ड्रिंक वाटर, अब मैं यहां पर वाटर कर रहा हूं, लेकिन वाटर के बाद मैंने कहा ऑल दिस पॉन्ड, इस तालाब का पानी।
ओके, इस तालाब का पानी। तो आप जब भी अपने नाउन को आइडेंटिफाइड कर देते हो, ध्यान रखना, यदि आपका नाउन आइडेंटिफाइड हो जाए तो हमेशा जो है आप आर्टिकल लगाते हो THE द। यदि आपका नाउन आइडेंटिफाइड हो जाता है तो आप लगाते हो THE द आर्टिकल लगाते हो, यानी डेफिनेट आर्टिकल लगाते हो। समझ में आया? देखिए कैसे। अब आपने यहां पर तो कहा कि वी ड्रिंक, यहां आपका था कि वी ड्रिंक वाटर। अब जब आपने वाटर कहा था तो एक सामान्य पानी की बात कर रहे हो कि मैं पानी पीता हूं, लेकिन जैसे ही आपने कहा कि इस तालाब का पानी, तो आपने क्या किया, उसको खास बता दिया, आपने उसको पर्टिकुलराइज कर दिया। यदि आप किसी निश्चित व्यक्ति, निश्चित वस्तु या निश्चित स्थान की यदि बात करती हैं तो फिर वो क्या हो जाता है, आइडेंटिफाइड हो जाता है। आप क्या करते हो, किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु या स्थान, किसी निश्चित वस्तु, व्यक्ति या स्थान की बात करते हो तो वो चीज़ आइडेंटिफाइड हो जाती है। ध्यान रखना आपको। जैसे मान लो मैं आपसे कहूं कि आई लाइक मैंगो, ठीक है, मैंने कहा आई लाइक मैंगोज, ठीक है ना, मैं आम पसंद करता हूं। जब, या फिर मैंने कहा आई लाइक मैंगोज, जैसे ही मैंने कहा तो नाउन आइडेंटिफाइड नहीं है कि आम पसंद करता हूं, सामान्य आम की बात कर रहा हूं। लेकिन यदि मैं मान लो ये कह दूं कि मैं इस पेड़ के आम पसंद करता हूं, ठीक है, तो फिर जब भी मैंने ऐसे कह दिया कि इस पेड़ के, तो इस पेड़ की कहते ही मैंने क्या दिया, किसी विशेष जगह की बात कर दी। यदि मैं किसी विशेष जगह की बात करूं, किसी विशेष व्यक्ति की बात करूं, किसी विशेष स्थान की बात करूं, तो हम कहते हैं कि भाई नाउन जो है वो आइडेंटिफाइड हो गया। उससे क्या कहते हैं, नाउन आइडेंटिफाइड हो गया। और जैसे ही नाउन आइडेंटिफाइड हो जाता है तो उसके आगे हमेशा द लगाते हैं। क्या लगाते हैं, द, जो है डेफिनेट आर्टिकल लगाते हैं। ठीक है, डेफिनेट आर्टिकल का मतलब ये होता है, देखो डेफिनेट का मतलब होता है निश्चित। जब निश्चित कर दिया आपने कि इसी पेड़ का, आपने निश्चित कर दिया कि इसी तालाब का, आपने कह दिया कि मैं इसी तालाब का पानी करता हूं, तो निश्चित कर दिया। आपने निश्चित कर दिया तो निश्चित को इंग्लिश में बोलते हैं डेफिनेट। और जब आपने निश्चित कर दिया तो फिर डेफिनेट आर्टिकल लगेगा THE द, तब AN नहीं लगेगा। अभी मैं आपको बता रहा हूं डेफिनेट और इनडेफिनेट में अंतर। कहां तो आप डेफिनेट लगाते हो, कहां इनडेफिनेट लगाते हो। देखो ध्यान रखना, डेफिनेट आर्टिकल का तो एक सीधा सा नियम है, यदि आपका नाउन आइडेंटिफाइड हो जाता है तो द लगाते हो। और नाउन आइडेंटिफाइड कैसे होता है, यदि आप किसी, देखो THE द क्या है, डेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट का मतलब क्या होता है, निश्चित। यदि आप किसी निश्चित व्यक्ति, निश्चित स्थान, यदि आप किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु या स्थान की बात करते हैं तो फिर नाउन आइडेंटिफाइड हो जाता है। और नाउन आइडेंटिफाइड हो जाता है तो द लगाते हैं। ठीक है, अब आपने कहा आई ड्रिंक वाटर, मैं पानी पीता हूं, तो अनिश्चित है, आप किसी विशेष पानी की बात नहीं कर रहे हो। लेकिन जब आपने यहां पर कहा तो आपने कहा ऑफ दिस पॉन्ड, तो आपने निश्चित जगह की बात कर दी। और जैसे निश्चित जगह की बात की तो आपका नाउन क्या हो गया, आइडेंटिफाइड हो गया। और आइडेंटिफाइड हो गया तो आप क्या लगाओगे, THE द, आई ड्रिंक द वाटर ऑफ दिस पॉन्ड। एक और एग्जाम्पल समझो, देखो मैंने कहा आई लाइक ऑनेस्टी, मुझे ईमानदारी पसंद है। ईमानदारी अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है, ईमानदारी को गिन सकते हो क्या, एक ईमानदारी, दो ईमानदारी नहीं। तो ईमानदारी क्या है, आप ऐसे कहते हो क्या, एक ईमानदारी, दो ईमानदारी नहीं, इसका मतलब अनकाउंटेबल है। अनकाउंटेबल है यदि नाउन, तो फिर यहां पर आपने क्या लगाया, क्रॉस, क्योंकि AN लग नहीं सकता, AN लग नहीं सकता, क्योंकि अनकाउंटेबल हो गया तो AN तो लगेगा ही नहीं। अब देखो नेक्स्ट सेंटेंस देखो, मैंने कहा आई लाइक, अब मैंने ये ऑनेस्टी, ईमानदारी जो है, इसको क्या कर दिया, निश्चित कर दिया। ईमानदारी को पर्टिकुलराइज कर दिया, ईमानदारी को एक अलग विशेषता बता दी कि किसकी ईमानदारी, शिवांश की ईमानदारी। आई लाइक द ऑनेस्टी ऑफ शिवांश, मुझे शिवांश की ईमानदारी पसंद है। देखो यहाँ पर तो मैं एक जनरल बात कर रहा था कि मैं ऑनेस्टी पसंद है, लेकिन अब मैंने इसको पर्टिकुलराइज कर दिया, किसी व्यक्ति विशेष की ईमानदारी की बात कर रहा हूँ। और जब किसी व्यक्ति विशेष की बात कर रहा हूँ तो फिर क्या हो गया, नाउन क्या हो गया, आइडेंटिफाइड हो गया। और फिर मैंने क्या लगाया, यहाँ द लगाया। तो इसका मतलब क्या हुआ, आपको ये पता होना चाहिए कि कहाँ, देखो ऑनेस्टी अनकाउंटेबल है, इसलिए हम AN तो लगा ही नहीं सकते थे, इसलिए हमें क्या ऑप्शन बचा, आपका जो है नाउन आइडेंटिफाइड भी नहीं हुआ है, तुम्हारे पास ऑप्शन ही नहीं बचा कि हमें क्रॉस ही लगाना है। ठीक है, अब देखो और एक समझ में आएगा, मैंने कहा वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, पानी जो है 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है। ठीक है, अब मैं ये वाटर जो है एक सामान्य बात कर रहा हूँ, और वाटर कैसा है, अनकाउंटेबल नाउन है। अब अनकाउंटेबल नाउन है तो देखिए आप ना तो A लगा सकते हो ना N लगा सकते हो,
अनकाउंटेबल नाउन से पहले ना ए लगा सकते हो ना, क्योंकि मैंने कहा देखो ये ए एन का प्रयोग नहीं होगा यदि नाउन कैसा है, अनकाउंटेबल है। तो अनकाउंटेबल से पहले ए लगा सकते हो ना एन लगा सकते हो, कुछ भी नहीं लगा सकते, ठीक है। अब यदि ए और एन कुछ भी नहीं लगा सकते, कहीं आप किसी विशेष पानी की बात कर नहीं रहे हो, तो इसका मतलब क्रॉस लगेगा। लेकिन यदि आप उसको निश्चित कर दें, विशेष पानी की बात करें, यदि आप उसको पर्टिकुलराइज कर दें, किसी विशेष व्यक्ति, विशेष स्थान, किसी विशेष व्यक्ति, विशेष स्थान, विशेष जगह की बात करें, तो फिर नाउन आइडेंटिफाइड हो जाता है। मैंने कहा था वाटर ऑफ जालौर, जालौर का पानी। अब मैंने क्या कर दिया, पानी नहीं कह रहा हूं मैं, विशेष बात कर रहा हूं कि जालौर के पानी की, तो मैंने क्या कर दिया, पर्टिकुलराइज कर दिया, किसी विशेष व्यक्ति, किसी व्यक्ति विशेष, किसी व्यक्ति या फिर विशेष स्थान, किसी निश्चित स्थान, निश्चित व्यक्ति। देखो मैंने आपको बताया निश्चित व्यक्ति, निश्चित वस्तु या निश्चित स्थान, इनकी यदि हम बात करने लग जाएं तो फिर नाउन आइडेंटिफाइड हो जाता है। तो फिर क्या लगाते हैं, THE द। तो आपको ध्यान रखना, आपको एग्जाम में यही क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं STC वालों के लिए। पहली बात आपको ये ध्यान रखना है कि WATER वाटर अनकाउंटेबल है, अनकाउंटेबल है तो AN लग नहीं सकता, अनकाउंटेबल होता है तो AN लग नहीं सकता, ओके। अब इस वाले वाटर की हम पहली बार बात कर रहे हैं और किसी विशेष पानी की बात नहीं कर रहे, एक पानी की सामान्य बात कर रहे हैं कि कोई सा भी पानी हो वो 100 डिग्री सेल्सियस पे उबल जाता है। लेकिन यहां पर मैं एक विशेष पानी की बात कर रहा हूं। कौन से पानी की बात कर रहा हूं, जालौर का पानी। एक निश्चित पानी की बात कर रहा हूं, निश्चित जगह के पानी की बात कर रहा हूं, और निश्चित जगह, निश्चित व्यक्ति, निश्चित स्थान की यदि बात करें तो नाउन क्या हो गया, आइडेंटिफाइड हो गया। और आइडेंटिफाइड होती हमने क्या लगा दिया, द लगा दिया, ओके। अब देखो जैसे ये सेंटेंस है, मैंने कहा वंस देयर वॉज, अब देखो यहाँ किंग है। अब मुझे बताओ किंग काउंटेबल है क्या, राजा, एक राजा, दो राजा गिन सकते हो। किंग जो है यहाँ पर आप देखो सिंगुलर है क्या, देखो काउंटेबल हो गया, पहली कंडीशन पूरी हो गई। सिंगुलर है क्या, सिंगुलर ही ऐसा नहीं लग रहा। अब अनआइडेंटिफाइड है क्या, अनआइडेंटिफाइड मतलब किसी विशेष राजा की बात थोड़ी कर रहे हैं हम, तो कहते हैं एक बार एक राजा था, और ना इस राजा की हमने पहले कभी बात की, पहली बार ही बात कर रहे हैं, तो क्या हो गया, फिर आ जाएगा ए। लेकिन अब जैसे ही हम आगे बढ़े तो अब यहां पर जब किंग यूज किया तो किंग की बात हम पहले कर चुके हैं, रिपीट कर चुके हैं। यदि कोई चीज हम रिपीट कर रहे हैं तो इसका मतलब हमारी उससे पहचान हो गई, तो फिर यहां पे क्या लगेगा, द किंग वॉज वेरी क्रूअल, राजा बहुत निर्दयी था। इसके बारे में और आगे ज्यादा पढ़ेंगे, अभी तो आपको यह ध्यान रखना है डेफिनेट आर्टिकल जो है और इनडेफिनेट आर्टिकल में अंतर। आपको क्या करना है, पहली बात ध्यान रखना, यदि नाउन आइडेंटिफाइड हो जाए तो सारे रूल, कोई रूल काम नहीं करेगा, सीधे और सीधे आपको THE द लगाना है। हालांकि में नाउन आइडेंटिफाइड होने के नियम, बहुत सारे नियम हैं जो हम उसमें पढ़ेंगे आगे डिटेल में, लेकिन अभी आप ध्यान रखना, जो मैंने छोटी मोटी बात बताई उसको ही ध्यान रखना। यदि आपका नाउन आइडेंटिफाइड हो जाता है तो फिर द लगाओगे केवल, ठीक है। और अभी मैंने कहा आइडेंटिफाइड कैसे हो गया, आप किसी निश्चित, देखो इसका नाम भी डेफिनेट आर्टिकल है, डेफिनेट मतलब निश्चित। यदि आप किसी निश्चित व्यक्ति और निश्चित वस्तु या निश्चित स्थान की बात करें तो फिर नाउन आइडेंटिफाइड हो जाता है, दो दा लगाते हैं। और यदि आपका नाउन काउंटेबल है, जिसे गिन सकें, सिंगुलर है और अनआइडेंटिफाइड है, तो फिर उसके आगे ए या एन इनमें से कुछ लगाएंगे, ओके। तो देखिए आप आगे, अब नेक्स्ट आपको देखो, पहले तो हमने ये कहा कि भाई आप डेफिनेट आर्टिकल कहाँ लगाएंगे और इनडेफिनेट आर्टिकल कहाँ लगाएंगे। डेफिनेट आर्टिकल वहाँ लगाएंगे जहाँ नाउन आइडेंटिफाइड हो, इनडेफिनेट आर्टिकल वहाँ लगाएंगे जहाँ नाउन जो है आपका अनआइडेंटिफाइड हो, सिंगुलर हो और काउंटेबल हो। अब हम जानते हैं कि आपके जो इनडेफिनेट आर्टिकल दो होते हैं, एक होता है ए और एक होता है एन, एक होता है ए और एक होता है एन। तो देखो ए इज यूज बिफोर कॉन्सोनेंट साउंड्स, ए का प्रयोग कॉन्सोनेंट साउंड से पहले करते हैं। किससे पहले, कॉन्सोनेंट साउंड से पहले। यदि जैसे देखो मैं आपको एग्जांपल दूं, मैंने कहा CAT कैट। अब CAT कैट ये शब्द को आप उच्चारण करेंगे तो कैट, तो ये कै जो है स्वर है या व्यंजन है, कॉन्सोनेंट मतलब व्यंजन, तो ये जो है कॉन्सोनेंट है, व्यंजन है, और व्यंजन है तो फिर क्या करेंगे आप, आई एम सॉरी ये उल्टा हो गया, हाँ ठीक है ना, ए इज यूज बिफोर कॉन्सोनेंट साउंड, ठीक है। तो आपने देखा CAT कैट, ओके। तो अब आप यहां क्या करेंगे, ए कैट, क्यों, क्योंकि ये कै साउंड जो है ये क्या है, कॉन्सोनेंट साउंड है। कौन सी साउंड है, कॉन्सोनेंट साउंड। तो कॉन्सोनेंट साउंड से पहले ए का प्रयोग करेंगे। यदि मान लो मैं कहूं APPLE एप्पल, तो देखो इसको लिखते हैं एप्पल ऐसे, तो पहला साउंड कौन सी है, वावल की है, और वावल की है तो क्या लगाएंगे, एन। इसका मतलब
आपको जब भी आर्टिकल लगाना हो, जब भी किसी भी नाउन से पहले आर्टिकल लगाना हो, जैसे आपको लगाना है BOOK, बुक से पहले लगाना है, ठीक है। आपको मान लो बुक से पहले लगाना है, आपको आई से पहले लगाना है EYE। तो आप देखिए इसको बोलिए बुक, तो बे स्वर है या व्यंजन है? व्यंजन है, कॉन्सोनेंट है। और यदि कॉन्सोनेंट है तो कॉन्सोनेंट से पहले ए लगाएंगे, यदि कॉन्सोनेंट की साउंड आ रही है तो ए लगाएंगे। और यहाँ आई आ, तो आ क्या है? वावल है, और वावल की आएगी तो एन लगाएंगे। तो ये दोनों चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। ये तो एक बहुत छोटी सी बात है। और ध्यान रखना, इंग्लिश में हर रूल का कोई ना कोई एक्सेप्शन होता है, कोई ना कोई अपवाद होता है। हर रूल का क्या होता है? कोई ना कोई अपवाद निकल कर आता है। लेकिन ये रूल ऐसा है जिसका कि कोई भी अपवाद नहीं है। दिस रूल हैज़ नो एक्सेप्शन। इस रूल का कोई अपवाद नहीं है। दिस इज़ ए फुल प्रूफ रूल। फुल प्रूफ रूल का मतलब जिसमें कोई गलती ही नहीं हो। आपको ध्यान रखना है, यदि आपकी ध्वनि व्यंजन की आ रही है तो ए लगाएं, आपकी ध्वनि स्वर की आ रही है तो एन लगाएं, कॉन्सोनेंट साउंड है तो ए लगाएं, वावल साउंड है तो एन लगाएं। बस ये रूल ध्यान रखना है। लेकिन अब इस रूल में आपको ध्यान रखना है कि गलती कहाँ होती है। गलती होती है आप उन वर्ड्स का प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण ही गलत कर देते हो। गलती कब हो जाती है? जब उन वर्ड्स का उच्चारण ही गलत कर देते हो। और उच्चारण आपको गलत नहीं करना है। और जो भी एग्जाम में आते हैं वर्ड वो मैंने आपको दे रखा हूँ, इनको ही पढ़ लेना, इनसे बाहर एक भी वर्ड नहीं जाएगा आपको किसी भी एग्जाम में, ध्यान रखना। तो देखो मैं आपको बताता हूँ। देखिए आपका फर्स्ट वर्ड है MLA। तो देखो इसको आप चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, अलग अलग MLA मिला के लिख सकते हो, तरीका सब है। आप चाहो तो .MLA, ये सभी तरीके सही हैं। आप चाहो तो यहाँ पे स्पेस दे के लिखते हो, आप चाहो तो ऐसे लिख लो, कैसे भी लिख लो। अब देखो ध्यान रखना, जब भी एब्रीविएशन आते हैं तो यहाँ पर पहला वर्ड है M, तो आप इसको प्रोनाउंस कैसे करते हो? M ऐसे करते हो तो ए। तो क्या हो गया? कौन सी ध्वनि आई? वावल या कॉन्सोनेंट? वावल की। और वावल की आई तो क्या लगाएंगे? NMLA। कई बार क्या होता है, बच्चे लेटर को देख के कर देते हैं M। लेटर को नहीं देखना है, लेटर को देखना होता है लेकिन उसको प्रोनाउंस करना है। क्या बोलते हैं? M। क्या बोलेंगे इसको? M। तो M कैसे लिखते हैं? M, तो NMLA। सेम वही MP, तो कैसे लिखते हैं? M, तो क्या होगा? NMP। SP, तो S को कैसे लिखते हैं? S, तो पहली साउंड कौन सी आई? S, तो किसकी आई? वावल की, तो क्या हो गया? NSP। अब देखो LDC, तो L कैसे लिखते हैं? L, तो पहली साउंड कौन सी आई? A की, किसकी साउंड आई? A, और A क्या है? स्वर है, वावल है, तो क्या होगा? NLDC। अब देखो यहां पर आप क्या गलती कर देते हो? U देख के कर देते हो, U वावल है, तो वावल नहीं, आप इसको बोल के देखो U, तो आप इसको क्या बोलते हैं? UDC। तो देखो पहला क्या है? U, ये आया ये, तो ये कॉन्सोनेंट है या वावल है? कॉन्सोनेंट है, तो क्या होगा? AUDC। ठीक है। देखो इसको यूनिक इंसिडेंट, यूनिक ये आया ये, तो क्या होगा? ये आया तो क्या हो गया? ए यूनिक इंसिडेंट। देखो यूजफुल प्लेयर, यू ये, तो ये आया तो क्या हो गया? ए यूजफुल प्लेयर। देखो आपको इनसे बाहर कोई सा भी शब्द नहीं जाएगा, इन शब्दों को अच्छी तरह ध्यान रख लेना, उनका उच्चारण सीख लेना। इसका उच्चारण होता है यूनक। इसको क्या बोलते हैं? यूनक। जो हिजड़े होते हैं उनको बोलते हैं यूनक। तो ध्यान रखना, ये वर्ड कई बार आता है, तो प्रोनाउंसिएशन क्या होगा? यूनक। अब ये है, किससे उच्चारण? देखो लगता तो ये आ गए, लेकिन उच्चारण क्या करते हैं इसका? प्रोनाउंसिएशन क्या है? यूनक। जैसे ही आपने कहा यूनक, तो ये आ गया, तो ये तो क्या हो गया? ए यूनक। क्या आएगा? ए यूनक। देखो ये यूटेंसिल, बर्तन, तो देखो किससे स्टार्ट हुआ? ये से, तो क्या हो गया? ए यूटेंसिल। ठीक है, गलती नहीं करना, एन नहीं कर देना कि यू को देख के आप उस शब्द को बोलें और बोलकर देखें कि साउंड, पहली साउंड जो है वावल की आ रही है, कॉन्सोनेंट की आ रही है। कॉन्सोनेंट की आ रही है तो ए लगा दें, और वावल की आ रही है तो एन लगा दें, सिंपल। देखो फिर वही यूनिवर्सल फैक्ट,
यूनिवर्सल, ये आया तो क्या लगाएंगे, ए। इन सारे वर्ड्स को याद रख लेना, आपको इनसे बाहर नहीं जाएगा। लेकिन ध्यान रखना, एमएलए में तो एन एमएलए किया आपने लेकिन एमएलए की फुल फॉर्म क्या होती है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। आपने एमपी तो आप में एन कर दिया, लेकिन इसका फुल फॉर्म होता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जिसको सांसद बोलते हो। एमपी की फुल फॉर्म क्या होती है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। केवल एब्रीविएशन के रूप में एमपी आए तब तो आप एन लगाना, लेकिन पूरा लिखा आ जाए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तो उसको बोल के देखो मेंबर, तो क्या बोलोगे, मेंबर। तो मेंबर में तो क्या से स्टार्ट हो रहा है, मैं से, और मैं क्या है, कॉन्सोनेंट है, तो फिर यहां पर ए आएगा, ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। केवल यदि एमपी आएगा तो एमपी तो एनएमपी। तो ध्यान रखना, ये गलत नहीं करना, कंफ्यूज नहीं होना, बहुत ईजी है, लेकिन दिमाग में कॉन्सेप्ट क्लियर रहना चाहिए। और वर्ड ये मैं आपको बता रहा हूँ, किसी भी कंपेटिटिव एग्जाम में जो वर्ड्स की मैं लिस्ट दे रहा हूँ उससे बाहर नहीं है, उनको आप जरूर पढ़ जाना, उन्हीं में से आएगा कोई आएगा तो। फिर देखिए और भी अच्छे अच्छे वर्ड्स हैं जो आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं, आपको इन वर्ड्स का उच्चारण ध्यान रखना है, आपका काम सही हो जाएगा। देखो देखिए और भी बहुत अच्छे अच्छे शब्द हैं। इस शब्द में देखो, इस शब्द का सबसे बड़ी बात यह है, गलती इसलिए होती है क्योंकि बच्चे इस शब्द का उच्चारण ही गलत करते हैं। इसका उच्चारण जो होता है, प्रोनाउंसिएशन जो होता है वो होता है ये अर, क्या होता है, ईयर। अब बताओ पहली साउंड क्या हो गई, ये की। अब ये कॉन्सोनेंट है, वावल है, कॉन्सोनेंट है, तो क्या होगा, ए ईयर। ओके, अभी हम शुरू में हमारी आधा घंटे की क्लासेस रखते हैं ना, ज़्यादा लंबे नहीं करते। आप लोगों से यही है कि आप लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये वीडियो शेयर करें। अभी आपको धीरे धीरे बिल्कुल, अभी देखो अभी स्टार्टिंग हुई है, हो सकता है शुरुआत में थोड़ी सी चीज़ आपको थोड़ी अलग सी लग रही हो, आप इनको बिल्कुल धैर्य के साथ इन क्लासेस को लें, आपके सारा का सारा पूरा का पूरा एसटीसी का सिलेबस पूरा कराया जाएगा, और ये सब क्लासेस के लिए इंपॉर्टेंट है। और आपको एक बार एक टॉपिक आपने धैर्य से पढ़ लिया तो फिर आपको उसमें कभी कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। कई बच्चों को ऐसा हो सकता है कि शुरुआत में ऐसा लग रहा हो, फिर जैसे जैसे आपकी 2-2 3-3 क्लासेस आप पढ़ लोगे तो आपको बहुत इजी लगने लग जाएगा, सारी चीज़ें रिपीट होंगी, और एग्जाम्पल्स जैसे जैसे एग्जाम्पल और एक्सरसाइज आएंगे तो आपको और ज़्यादा क्लियर होंगी। तो आपसे यही रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को क्लासेस को शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक ये इन्फॉर्मेशन हो और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसका फ़ायदा उठा सकें। अब इसके बाद और बहुत अच्छे अच्छे इंपॉर्टेंट वर्ड हैं जो आपको एग्जाम में बार बार पूछते हो, जिनमें बच्चे गलती करते हैं। क्यों? क्योंकि उनको आप प्रोनाउंसिएशन गलत होता है, तो उनमें गलती करते हैं, और कहाँ गलती करते हैं एक्सरसाइज अब हम इनको देखेंगे, वो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। और आप बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है नेक्स्ट, जिसमें कि आप बहुत ही इंपॉर्टेंट जो वर्ड्स हैं उनकी स्टडी करेंगे, जो आपको एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और अब डिसाइड करेंगे उसमें क्या लगेगा और कहाँ बच्चे गलती कर देते हैं, वो भी आप देखेंगे। ओके, तो बाकी काम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके, थैंक यू।